हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। आज असाइनमेंट का सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसका कोर्स कोड है CHE 10। तो CHE 10 की जो असाइनमेंट अवेलेबल है और उसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रोमीटर एंड एक्सप्लेन ब्रीफली। तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दोनों हमें बताने हैं स्पेक्ट्रोमीटर्स के बारे में। तो ये जो एमिशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर हो, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनमें जो सोर्स या फिर जो भी सैंपल हमें दिया जाता है उसकी जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब होके एमिशन कितनी फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, हमें वो नोट डाउन करना होता है थ्रू द डिटेक्टर। अभी इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर की अगर बात करें तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर में एक सोर्स होता है विच गिव्स रेडिएशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता होती है। द रेडिएशन दस ऑब्टेन्ड, जो रेडिएशन ऑब्टेन होती है उससे उस सैंपल में पास करवाया जाता है, मतलब कि जो सैंपल होता है वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद ट्रांसमिट करता है। अभी ये एब्जॉर्प्शन की बात हो गई। लेकिन अगर एमिशन की बात करें, जो ट्रांसमिट लाइट थी, जो ट्रांसमिट फ्रीक्वेंसी थी, रेडिएशन थी, उस ट्रांसमिट रेडिएशन को उसके बाद एनालाइज किया जाता है, फिर डिटेक्ट किया जाता है। उसके बाद एक रिकॉर्डर लगा होता है या फिर ऑसिलोस्कोप जिसे बोलते हैं, उससे रिकॉर्ड कर लिया जाता है डेटा और उसी के अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को पता कर लेते हैं। उसके लिए डायग्राम क्वेश्चन में एक फ्लो चार्ट पूछा गया था। देखिए, सोर्स, उसके बाद सैंपल के थ्रू पास करवाया, मॉड्यूलाइट हुआ और एनालाइज किया गया और उसके बाद डिटेक्ट कर लिया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। हाइड्रोजन एटम के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू, मतलब कि एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू में क्या डिफरेंस है वो हमें पता करना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो रिडबर्ग कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो किस फॉर्मूले से बना होता है। क्योंकि एक वैल्यू है, एक फॉर्मूला है जिसमें सारी की सारी टर्म्स कांस्टेंट होती हैं और उसे हम डिनोट कर देते हैं RH के साथ, जिसे हम रिडबर्ग कांस्टेंट का नाम देते हैं। ये आपने CHE 1 में फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा। HZ²E4m/8ε0² H³ C। तो ये वैल्यू रिडबर्ग कांस्टेंट के लिए होती है। इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये पर्टिकुलर वैल्यू होती है, लेकिन हमें कांस्टेंट वैल्यू, ये सारी वैल्यू हमें पता करनी है खुद से। तो हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा गया है तो Z इज एटॉमिक नंबर, तो Z हम वहाँ पे 1 ले लेंगे। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर लेंगे। ये एक पर्टिकुलर वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट के लिए भी जो वैल्यू होती है, C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये सारी वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूला में। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो ऊपर न्यूमरेटर में टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया और उसके बाद 10⁻⁴ को सॉल्व किया, मतलब कि ये ऐड हो जाएंगी, -50 हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके 70.832 आया है, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके 19.86 आया है। उसके बाद ऊपर जो न्यूमरेटर की वैल्यू एज इट इज़ लिखी है, नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करा, दोनों को डिवाइड करने के बाद 10⁻⁴ को सॉल्व कर लिया गया। तो हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू इतनी आती है। तो आपने क्या करा, कंपेयर करना है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपने पहले ही लिख रखी थी, ये आपको पता होनी चाहिए। कैलकुलेटेड वैल्यू हमने अभी फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द वेरियस सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस। आपको सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में बताना है। तो सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो एलिमेंट जो है वो एक पॉइंट भी हो सकता है, कोई लाइन भी हो सकती है, कोई प्लेन भी हो सकता है, जिसके ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशंस लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। लेकिन ऑपरेशंस क्या होते हैं, एक ऐसी मूवमेंट होती, किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऐसी मूवमेंट जिसे वो उसके ओरिजिनल जो लुक थी उससे डिफरेंट शो करे। अगर एक ऑब्जेक्ट है वो पहले जिस तरह से दिख रहा है, उसके बाद हम उस पर कोई ऑपरेशन लगा देंगे कि उसे रोटेट करेंगे, कुछ भी ऐसा उसमें चेंज करेंगे ताकि उसकी जो फाइनल लुक है वो ओरिजिनल लुक से चेंज हो जाए, हम उसे बोलते हैं कि हमने सिमेट्री ऑपरेशन लगाया। अब बात करेंगे सिमेट्री ऑपरेशंस की। जैसे कि हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, उसमें
हम इसके वर्टिसेस को लेबल कर लेते हैं, 1 2 3 लेबल कर लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। रोटेशन कितनी देंगे, 120 डिग्री की रोटेशन देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ वर्टिसेस, मतलब ये ट्रायंगल अगर घुमा दी जाए 120 डिग्री में रोटेट कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वर्टिसेस है वो उनके कॉर्नर्स चेंज हो जाएंगे। जो पहले वर्टिसेस 1 था हमने लेफ्ट तरफ घुमा दिया, लेफ्ट की तरफ सपोज कीजिए, तो ये जो 1 था वो अब कहाँ पे आ गया, 2 की पोजीशन पे आ गया, और जो 2 था वो 3 की पोजीशन पे, 3 1 की पोजीशन पे आ गया। अब ये वैल्यू जो है, अभी ये जो आपको लुक दिख रही है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो 1 से डिफरेंट है। क्यों है, क्योंकि इसकी जो वर्टिसेस का नंबर है हमने लेबल कर रखा है, इसीलिए अब ये लुक इसके ओरिजिनल से चेंज होगी। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन इज द सेम। अब 120 डिग्री की फिर से रोटेशन देंगे। फिर से अगर आप रोटेशन देंगे टूवर्ड्स द लेफ्ट, रोटेट करोगे 120 डिग्री से, तो देखिए फिर से क्या होगा, 3 की कहाँ चला जाएगा, 1 की पोजीशन पे, 1 वर्टिसेस 2 पे, 2 3 की पोजीशन पे। दोबारा फिर से करेंगे रोटेशन, तब तक करते जाइए जब तक आपको ओरिजिनल वाला ट्रायंगल ना मिल जाए। आपने दोबारा फिर से करा तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, फोर्थ स्ट्रक्चर और फर्स्ट स्ट्रक्चर, दीज आर लुक लाइक सेम। तो कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है और नंबर ऑफ वर्टिसेस भी यहाँ पे सेम है, लेकिन आपको जो सिमेट्री मिली है वो कितने ऑपरेशंस के बाद मिली है, 1 2 3 ऑपरेशंस के बाद मिली है। मतलब क्या हुआ कि अगर इसको, इस ट्रायंगल को, इक्विलेटरल ट्रायंगल को 360 डिग्री की रोटेशन दोगे तो आपको सिमेट्री दोबारा से मिल जाएगी। यही सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदरवाइज़ कुछ स्टूडेंट्स को नीड होती है पीडीएफ की, कि हमें पीडीएफ भी चाहिए, तो पीडीएफ भी अवेलेबल है। और आपको एक बार जो, अगर आपको किस स्टूडेंट्स को पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे साथ थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू इंस्टाग्राम या फेसबुक हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसके बाद सिमेट्री एलिमेंट, सिमेट्री ऑपरेशंस के बारे में कुछ यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में बताया गया है। पूरा एक्सप्लेन करने के बाद एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसे सी एन के साथ डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला 360/n होता है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ रोटेशंस। जैसे कि अभी हमने इस केस में नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी दी थी, 3 दी थी, तो हम यहाँ पे डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। इसका मतलब हम एंगल, रोटेशन हम पता कर सकते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा के साथ डोनेट करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, अगर हमें रिफ्लेक्शन हमने की या फिर हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं थ्रू द प्लेन। अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस बाय एन एंगल दिस। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब कि सेंटर, अगर हमें सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करें थ्रू द सेंटर। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई भी ऑपरेशन ना करें तो वो उसकी आइडेंटिटी हो जाती है, उन एलिमेंट्स को आइडेंटिटी एलिमेंट्स बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेट द सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट इन क्लोरोफॉर्म, व्हाट इज इट्स पॉइंट ग्रुप। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताना है तो हम क्या करेंगे, एक्सिस पे, इसके एक्सिस पे डॉटेड लाइन लगा देंगे। इसका मतलब है हमें इस एक्सिस पे रोटेशन लगानी है। तो सबसे पहले हम इनको लेबल कर रहे हैं क्लोरीन्स को 1 2 3। तो पहले क्या करा हमने, एक्सिस पे देखिए एरो बनाया गया है, तो हम इस एक्सिस के ऊपर सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जिसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो क्या होगा, क्लोरीन्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी। देखिए 3 की जगह 2, 1 की जगह 3, 2 की जगह 1 आ गया। ये कैसे अप्लाई करा, अगर हम ये जो ग्रुप है, ये जो क्लोरीन है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को इमेजिन कीजिए, तभी आप इसके ऊपर ऑपरेशंस लगा पाएंगे। फिर से दोबारा आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इस पे रोटेशन दे रहे हो, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि फिर से क्लोरीन की पोजीशन, ये क्लोरीन नंबर 2 है, क्लोरीन नंबर 2 क्या हो जाएगा, एक बार रोटेशन करिए दोबारा से, तो ये इसकी जगह चला जाएगा और ये इसकी जगह, क्लोरीन 1 2 की जगह, मतलब एक एक क्लोरीन आगे आगे आता जाएगा। क्लोरीन 2 3 की पोजीशन पे, 3 1 की पोजीशन पे, 1 2 की पोजीशन पे चला जाएगा। फिर से रोटेशन करी तो क्या हो जाएगा, 2 इसकी पोजीशन पे, 3 1 की पोजीशन पे, 1 2 की पोजीशन पे। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री अप्लाई करते हैं तो सिर्फ एक एक स्टेप, तो एक एक स्टेप आपको यहाँ पे आगे आगे रोटेशन देनी होगी।
अब प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसे हम सिग्मा के साथ डिनोट करते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, ये पूरा का पूरा ऐसे ही सेम रहेगा, सिर्फ क्या होगा, ये ग्रुप्स आपस में चेंज हो जाएंगे। 1 3 में, 3 1 में चला जाएगा। क्लोरीन 3 इज इन द पोजिशन ऑफ क्लोरीन 1, 1 इज इन द पोजिशन ऑफ 3। तो हमने टोटल पॉइंट्स ग्रुप भी बताने थे, सिमेट्री एलिमेंट भी। सबसे पहले आइडेंटिटी तो हम बताएंगे ही, ई। अब और कौन कौन से लगाए थे, C31 C32 C33 मिलने के बाद हमें आइडेंटिटी मिल गई थी, या हम C33 लिख सकते हैं या फिर E लिख सकते हैं आइडेंटिटी। उसके बाद रोटेशन 3 सिग्मा V। अब इसका पॉइंट ग्रुप कैसे बनाते हैं, C3 है तो C3 ये सिग्मा का भी यहाँ पे। ये पॉइंट ग्रुप कैसे लगते हैं, इसके लिए अलग से लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, तभी आप इसमें समझ पाओगे। अदरवाइज अगर यहाँ पे समझाएंगे तो पूरा एक इसका सेपरेट लेक्चर बनाना पड़ेगा। If the transition from J0 to J1 from nitrous oxide NO molecule take place at nu bar 1.70 centimeter inverse, तो हमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है जिसमें ट्रांजिशंस बताई गई हैं फ्रॉम 0 to 1 और हमें फ्रीक्वेंसी बताई गई है। उसके बाद हमें क्या पता करना है, बॉन्ड लेंथ। अभी सबसे पहले बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला कहाँ से मिलेगा हमें, अगर हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता हो। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर। वहां से आर की वैल्यू अगर पता कर लेंगे तो वही होगी बॉन्ड लेंथ। लेकिन म्यू आर स्क्वायर में आर पता करने के लिए हमारे पास ना तो म्यू वैल्यू है, ना ही हमारे पास आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू है। इसका मतलब हमें सबसे पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना होगा, उसके साथ साथ डायपोल मूवमेंट पता करना होगा, तभी हम आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एच पाई वैल्यू सी वैल्यू हमें पता है, लेकिन बी वैल्यू नहीं पता है। बी वैल्यू कैसे पता करते हैं, हमें न्यू बार पता है, न्यू बार बाय 2, क्योंकि न्यू बार क्या होता है 2b। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैल्यू हमें पता, डिवाइड बाय 2 करा, हमारे पास बी वैल्यू आ गया। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसमें बी वैल्यू और बाकी सारे कॉन्स्टेंट की वैल्यू अप्लाई करें। सॉल्व किया गया ऑलरेडी, आप इसे नोट डाउन करने से पहले खुद के बिहाफ पे आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, उसके बाद ही इसके साथ मैच करिएगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू पता कर ली है, लेकिन अभी हमारे पास डायपोल मूवमेंट की वैल्यू नहीं पता है। लेकिन डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला हमें पता है, नाइट्रोजन का मास मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय सम ऑफ देम। अप्लाई किया, वैल्यू सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास म्यू वैल्यू भी है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू भी है। सब्स्टिट्यूट करें, आर स्क्वायर का अंडर रूट सॉल्व करें, आपके पास बॉन्ड लेंथ की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ रोटर्स अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, गिव एग्जाम्पल एंड रोटेशनल कांस्टेंट। तो रोटर्स क्या होते हैं, वेरियस टाइप्स। रोटर्स लीनियर होता है, सफेरिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल होता है। तो ये 4 टाइप्स हैं, जिसके साथ साथ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, लेकिन उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी पूछी गई है, रोटेशनल कांस्टेंट भी पूछे गए हैं। तो इन सभी को पॉइंट वाइज ना बताते हुए एक टेबल की फॉर्म में बता दिया गया है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेरिवेशन। डेरिवेशन आपको सॉल्व करनी है ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग। एक फॉर्मूला है, ये आपको डिराइव करना है। लेकिन ये डिराइव करने से पहले सबसे पहले आपको, क्योंकि यहाँ पे के वैल्यू है, रिस्टोरिंग कांस्टेंट है, तो इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो वो क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आप न्यूटन सेकंड लॉ, जो कि क्या होता है सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए इज एक्सेलरेशन। अभी यहाँ पे मास और फोर्स को तो आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक्सेलरेशन के लिए वैल्यू है। वो क्या है, वो क्या होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अभी एक फॉर्मूला आपके पास ये हो गया, आपने 2 इक्वेशंस बना ली हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हुक्स लॉ, दैट इज एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये आपको पता है। नंबर 3 तीनों इक्वेशंस हैं, लेकिन आपने अभी क्या करा, जो न्यूटन सेकंड लॉ था, एफ इज इक्वल टू एम ए, वहां पे आपने एफ और एक्सेलरेशन दोनों की वैल्यू आपने फाइंड कर ली। दोनों को आप सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन नंबर 1 में, आपको ये इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी। उसके बाद यही वैल्यू यहाँ पे जो ए वैल्यू थी, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, वो भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 5 बन गया। द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी गिवन बाय कोसाइन फंक्शन।
इसको साइन फंक्शन की फॉर्म में अगर लिखना हो तो वो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस 2 पाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इंटू टी, 2 एक्स नॉट कॉस पाई न्यू टी। अभी हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है एक्स, यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको 2 टाइम्स इसका डेरिवेटिव करना होगा। तो इसका मतलब डी एक्स अपॉन डी टी करा एक बार, फिर से दोबारा करा तो आपके पास ये वैल्यू आ रही। अगर आप इसको छोड़ दें और ये वैल्यू देखें, ये पूरी वैल्यू एक्स के लिए है, तो यहाँ पूरी वैल्यू के लिए हम यहाँ पे एक्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो आपने डबल डेरिवेटिव वैल्यू सॉल्व कर ली। अब इस डबल डेरिवेटिव को इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। के वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जो वैल्यू के मिली, इस फॉर्मूले में अगर आपको अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन देखें, गिवन क्वेश्चन में क्या है देखिए ध्यान से, आपको ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी एक तरफ रखनी है, बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ। तो आप वही केस इसमें कीजिए। इसमें ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी को एक तरफ रखिए, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ रखिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेव नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ CH बॉन्ड इज 2900 centimeter inverse, calculate wave number of absorption of deuterium, carbon and deuterium bond। अभी ये सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, न्यू बार कार्बन बिटवीन ड्यूटेरियम एंड कार्बन बिटवीन हाइड्रोजन। न्यू बार क्या होता है, न्यू बार इज इक्वल्स टू is inversely proportional to root of its dipole moment। वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, दोनों का रेशियो ले रहे हैं, तो आपके पास ऐसा फॉर्मूला बन के आएगा। अब डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या आता है आपको पता है, मास ऑफ 2 डिवाइड बाय मास ऑफ सम ऑफ देयर मास, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे सम। दोनों को सॉल्व कीजिए, आपके पास कार्बन हाइड्रोजन ड्यूटेरियम तीनों के लिए एम वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। 9th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कार्बोनिल फ्रीक्वेंसीज। अब यहाँ पे कीटोन, थायोल एस्टर्स, ये सारे RCOR एस्टर्स दिए गए हैं। ये थायोल एस्टर्स है और एसीटोन है, कीटोन है। ये तीनों ग्रुप में, तीनों में कार्बोनिल ग्रुप है। अब तीनों में कार्बोनिल ग्रुप का क्या फ्रीक्वेंसी रहता है, किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, वो रीज़न के साथ आपको बताना है। डेटा देखें तो इसमें कीटोन में जो फ्रीक्वेंसी है वो एज कम्पेयर टू थायोल एस्टर ज़्यादा है, लेकिन इस केस में सबसे ज़्यादा। तो 1 2 3 स्ट्रक्चर्स हम इसको नाम दे देंगे। अगर हम बात करें इस केस की, इसमें R ग्रुप्स हैं। सेकेंड में कंपेयर करेंगे तो R ग्रुप की बजाय सल्फर है। सल्फर हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका क्या नेचर रहेगा, प्लस R ग्रुप। इसका जो प्लस R ग्रुप है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। अगर प्लस R ग्रुप ज़्यादा है तो हम उसी को कंसीडर करेंगे। तो इसका क्या नेचर रहेगा, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये अब कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेंगे तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी। ये क्या करेगा, फटाफट अपना जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो कार्बोनिल बॉन्ड है वो तो डिस्टर्ब हो गया। इसी की वजह से एज कंपेयर टू दिस कीटोन, दिस हैव लोअर फ्रीक्वेंसी वैल्यू कार्बोनिल ग्रुप की। लेकिन इस केस में ऐसा कोई सल्फर नहीं है, तभी इसमें फ्रीक्वेंसी वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन अगर कंपेयर करें थर्ड केस में, यहाँ पे सल्फर की बजाय अब क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या नेचर है, इसका जो प्लस R और माइनस I इफेक्ट है, दोनों में से माइनस I इफेक्ट डोमिनेट करता है। अब इसमें माइनस I इफेक्ट का क्या काम है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा। अपनी तरफ पुल करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी तो ये फिर से वीक जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। जितना वीक बॉन्ड शॉर्ट है उतना कार्बोनिल जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तीनों के केसेस में। यही पॉइंट्स आपको डिस्क्राइब करने हैं। 10th क्वेश्चन, सुटेबल डायग्राम यूज करें
और प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में बताएं। सबसे पहले आप डायग्राम देख ली, ये डायग्राम बनानी है। उसके बाद पॉइंट्स, the relative height of the lines, these are indication of relative intensity of line। जितने ज़्यादा हाइट होगी उतनी इंटेंसिटी कम होगी। जितनी डेल्टा जे वैल्यूज हैं उसे किस नाम से लिखा जाएगा वो लिखा हुआ है यहाँ पे। डेल्टा जे 2 वैल्यू है तो वो एस ब्रांच है, +1 के लिए आर ब्रांच है, 0 के लिए क्यू, -1 के लिए पी, -2 के लिए ओ ब्रांच है। अभी कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दोनों के केसेस को कंपेयर किया गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एवरेज लाइन सेपरेशन और स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइन, जो फर्स्ट स्टॉक और फर्स्ट एंटी स्टॉक लाइन होती है उनमें जो सेपरेशन है वो बताई गई है कार्बन डाइऑक्साइड के केस में भी और ऑक्सीजन के केस में भी। इसीलिए यहाँ पे स्टॉक लाइन और एंटी स्टॉक लाइन को लेके भी डायग्राम बनाएगी। अब दोनों बना के जाइएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कमेंट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इफ IR spectra exhibit 2 peaks which are absent in Raman spectra। अब इसके बारे में कौन सी एब्सेंट है? जो एक सिंगल पीक आप इस फ्रीक्वेंसी पे देख रहे हैं वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वजह से। 2 और पीक्स हैं वो किसकी वजह से होती हैं? ड्यू टू द फर्मी रेजोनेंस बिटवीन द सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एंड ट्वाइस द बेंडिंग फ्रीक्वेंसी। ये 2 रीजंस हैं जो इसमें आपको बताने हैं मेनली। अब सेकंड में जो पार्ट है सेकंड, उसमें क्या है? IR स्पेक्ट्रा ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हैविंग 3 पीक्स विच आर एग्जिबिटेड इन रमन स्पेक्ट्रा, प्रेजेंट इन रमन स्पेक्ट्रा। तो 3 पीक्स ये पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हैं। बोथ रमन एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, दीज ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हैज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये 2 रीजन जो मेन है वो आपको इसमें बताने हैं, उसको पूरा एक्सप्लेन करके बताना है। Question number 12, draw and explain the formation of sigma to sigma transition and pi to pi star transition, anti-bonding pi। तो sigma to sigma star transition जो है it requires very high energy, the absorption spectra obtained appear in far UV region, far UV region में obtain होता है। लेकिन ऐसे कौन से molecules हैं जिसमें ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन पाई जाती है? ज़्यादातर जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होता है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, मतलब जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें ज़्यादातर ये बॉन्ड ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन मिलती है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन किस में हो जाती है? जिसमें हेटेरो एटम्स होते हैं या फिर डबल बॉन्ड होते हैं, और जैसे एल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन है, कार्बोनिल ग्रुप है, जितने भी डबल बॉन्ड्स वाले हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स वाले हैं, उन सभी में ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन मिलती है। Rules deriving terms symbols for many electron diatomic molecules। तो एक क्वांटम नंबर्स, अभी जो ये टर्म सिंबल्स हैं वो डायटोमिक मॉलिक्यूल हो या मैनी इलेक्ट्रॉन डायटोमिक मॉलिक्यूल हो, तो उनमें जो डिपेंड करती है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे सिचुएटेड होते हैं। मतलब हम अगर इन अदर वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं कि उनमें क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करता है। तो क्वांटम नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से टर्म सिंबल्स में रिजल्ट्स में हमें टर्म सिंबल्स वो पर्टिकुलरली मिल जाते हैं। अभी उस टर्म सिंबल को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक लैम्डा कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं, विच फॉर अ मॉलिक्यूल टोटल ऑर्बिटल कॉम्पोनेंट along the molecular axis denoted by quantum number capital form of lambda। अब ये क्या होता है? समेशन ऑफ इंडिविजुअल क्वांटम नंबर्स, जिसे स्मॉल वैल्यू ऑफ लैम्डा के साथ लिखते हैं, स्मॉल लैम्डा। टर्म सिंबल्स के साथ साथ लैम्डा वैल्यू 0 के लिए समेशन लिखते हैं, पाई कैपिटल फॉर्म में अगर +-1 है, डेल्टा अगर +-2 है, कैपिटल फॉर्म ऑफ फाई अगर +-3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है ड्रॉ 5 3D ऑर्बिटल्स और उसके साथ साथ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड
क्रिस्टल फील्ड में CFT में आपको बताना है कि कैसे स्ट्रक्चर्स होंगे 5 3D ऑर्बिटल्स की एनर्जीज कैसे होती हैं, क्या वो डिजनरेट होती हैं या फिर उनकी एनर्जी में कोई डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले आप पांचों के 5 D ऑर्बिटल्स ड्रॉ करें। DXY, 3DXY, YZ, ZX, ये है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है z स्क्वायर। अभी जो ऊपर वाले 3 ऑर्बिटल्स हैं DXY, DXZ, DYZ, दीज ऑर्बिटल्स आर पॉइंट्स बिटवीन दीज चार्जेस। बट अगर ये तीन दोनों की बात करें तो ये इनकी जो लॉब्स हैं दीज आर डायरेक्टली टूवर्ड्स द चार्जेस। ये पॉइंट आउट करती हैं, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली टूवर्ड्स द चार्जेस, लेकिन यहाँ पे बिटवीन द लोब्स हैं। अभी ऑक्टाहेड्रल का क्वेश्चन पूछा था तो उसमें 5 जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनको 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है। एक होता है EG ग्रुप, एक होता है T2G ग्रुप। अभी हायर एनर्जी वाले जो ग्रुप होते हैं वो 2 डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, वो EG जिसे हम लिखते हैं, और लोअर एनर्जी वाले ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, वो उन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, तभी उसे बोलते हैं ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स, जिसे हम T2G के साथ डिनोट करते हैं। अभी इन दोनों ऑर्बिटल्स में, दोनों ग्रुप्स के जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा नॉट का होता है। अब ये डेल्टा नॉट डिपेंड करता है DD ट्रांजिशंस के ऊपर। इसी की वजह से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जिसमें इनकी एनर्जीज वेरी करती हैं। अभी रीजनिंग क्वेश्चंस हैं 15 क्वेश्चन। उसका फर्स्ट पार्ट है लिटरल मिरर का क्या सिग्निफिकेंस है इन IR स्पेक्ट्रोमीटर। जो अगर प्लेन मिरर की बात करें, अभी एक ऐसा प्लेन मिरर जिसे प्रिज्म के पीछे रखा जाता है। अब क्यों रखा जाता है? अगर जो लाइट पास होती है प्रिज्म के थ्रू, वो प्रिज्म के थ्रू पास होके रिफ्लेक्ट करती है, उस प्लेन मिरर पे पड़ती है। अभी इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिज्म है उसमें जो लाइट है एक बार सोर्स से आई, दोबारा से रिफ्लेक्ट हो, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, फिर से उसमें से पास हो रही है, तो टोटली 2 बार लाइट जो है बीम प्रिज्म से पास आउट होती है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं प्रिज्म इज 2 टाइम्स डबलिंग द डिस्पर्शन, मतलब डिस्पर्शन डबल टाइम हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं डबल पास सिस्टम। तो यही एक मेन काम है इसका लिटरल मिरर का। दूसरा, इट ऑल्सो रिड्यूसेस स्कैटर्ड रेडिएशन टू नेग्लिजिबल अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लास कंटेनर को क्यों यूज नहीं करते हैं IR स्पेक्ट्रोमीटर में? क्योंकि जो ग्लास है वो कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को ऑब्जॉर्व कर लेता है। अगर वो ऑब्जॉर्व कर लेगा तो हमें रिजल्ट में वो फ्रीक्वेंसीज ऑब्जॉर्व नहीं होंगी, तो हमारा डाटा जो कैलकुलेट किया गया है वो गलत हो जाएगा। मोनोक्रोमेटर का क्या सिग्निफिकेंस है? टू रिस्ट्रिक्ट द बैंड ऑफ वेवलेंथ, ताकि जो एक वेवलेंथ है उनका एक पूरा बैंड ना आ जाए, एक पर्टिकुलरली लाइट, मतलब वन फॉर्म ऑफ लाइट, सिंगल फॉर्म ऑफ लाइट पास आउट हो, इसीलिए हम मोनोक्रोमेटर लाते हैं, तभी मोनोक्रोमेटिक लाइट बनती है। अदरवाइज एक हमारे पास बहुत सारी ऐसी वेवलेंथ्स का एक बैंड बन जाएगा, जिससे हमें ये पता नहीं चलेगा कि जो लाइट है उसका पाथ क्या है। What are the sources of radiation in microwave spectrometer? कौन से? रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन वॉल्व इज द मेन सोर्स। सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर जैकेट इन रमन स्पेक्ट्रोमीटर। अब रमन स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है, एक मरकरी आर्क होती है। मरकरी आर्क का काम होता है हीट को जनरेट करना। अगर हीट को जनरेट करेंगे तो वहाँ पे एक रमन ट्यूब भी है। वो रमन ट्यूब जो है मरकरी आर्क की वजह से मेल्ट हो सकती है। उससे मेल्ट होने से बचाने के लिए वाटर जैकेट यूज करते हैं। नेक्स्ट, हाउ इज NMR स्पेक्ट्रम रिकॉर्डेड? अब उससे कैसे रिकॉर्ड करा जाता है? यहाँ पे आपके पास सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम है। NMR स्पेक्ट्रोमीटर में एक मैग्नेट होती है, सोर्स है, और ये जो मैग्नेट है इसे पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। एक सैंपल जिसका हमें NMR स्पेक्ट्रा कैलकुलेट करना होता है, उसे सबसे पहले एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेते हैं और उसे एक ग्लास ट्यूब, जो NMR स्पेक्ट्रा में ग्लास ट्यूब होती है,
एपरेटस में, उसमें फिल कर लिया जाता है। उसी ट्यूब को, जिसे ए लिखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें स्पिनिंग होती है। स्पिनिंग का काम क्या है कि जितने भी उस सैंपल में न्यूक्लियाई हैं सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर कर लें। अब उसके बाद क्या है, जो भी इसका ऑब्जर्वेशन होगा वो डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट कर लिया जाएगा एनालाइज करने के बाद। उसके बाद रिकॉर्डर लगा होता है, उसमें हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज या जो भी डेटा होता है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन। कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। इन एनी एटम इन द मॉलिक्यूल अंडरगो रैपिड एक्सचेंज। रैपिड एक्सचेंज इंट्रा मॉलिक्यूलर भी हो सकता है या इंटर मॉलिक्यूलर वे में भी हो सकता है, जिसके थ्रू कपलिंग खत्म होनी शुरू हो जाती है। अब ऐसा ही केस आपको इथेनॉल में मिलता है, जिसकी वजह से हमें पीक्स OH ग्रुप की वजह से अलग और बाकी एल्काइल ग्रुप्स की वजह से अलग मिलती हैं। वो हमें इस डायग्राम्स में पता चलता है। यही डायग्राम के जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स लिखे गए हैं। Question number 18. The ESR spectra of hydrogen atom shows two equally spaced intense lines. Diagrams के साथ समझाएं। ESR spectra shows equally intense line which are distant apart. इतने distance से दूर होती हैं। The origin of these two lines as a result of these levels with single nuclei having ml value +½ -½ लेकिन सिलेक्शन रूल्स भी अप्लाई करने जरूरी हैं। अगर हमारे पास डेल्टा MS वैल्यू +-1 है तो इसका मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग S है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ml वैल्यू सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग 0 होनी चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज आंसर क्योंकि 5 नंबर का है तो आपको ये भी एक्सप्लेन कर लेना चाहिए। Discuss origin of various peaks exhibited in mass spectrometer of 2-butanol. इसमें आपको अल्फा क्लीवेज बतानी है दो तरीके से। क्लीवेज, अल्फा क्लीवेज यहाँ से भी हो सकती है जिसमें CH बॉन्ड टूटे या फिर CR बॉन्ड टूटे। अगर CR बॉन्ड टूटा है तो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे लगेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। अदरवाइज दूसरा जो तरीका है उसमें क्या हो सकता है कि ये चला जाए तो फिर भी यहाँ पे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन डिफरेंस इसमें ये है कि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, इट इज़ प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो दोनों में MyZ वैल्यू का डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको A और B मिल रहे हैं, ये दीज आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। The unshared pair of electron on heteroatom helps in delocalization of positive charge, which helps to stabilize the carbocations A and B. Largest peak जो सबसे ज़्यादा इसमें मिलती है वो 45 पे होती है। तो यहाँ पे 3 तरीके से ये बॉन्ड भी टूट सकता है, ये भी ब्रेकेज हो सकती है, यहाँ से भी ब्रेकेज। तो तीनों इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाए गए हैं और इन तीनों की वजह से MyZ वैल्यू कितनी मिलती है, कितने पे पीक आती है, वो भी इसमें लिखा गया। अभी क्वेश्चन नंबर 20, डिस्कस द स्पेक्ट्रल डाटा एक्सपेक्टेड फॉर बेंजाइल अल्कोहल एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंट फीचर्स। मॉलिक्यूलर आयन डेटा आपके सामने डायग्राम बनाई गई है। मॉलिक्यूलर आयन इज सीन एट 108 पीक। छोटी पीक्स भी हैं, कुछ स्मॉल पीक्स हैं, वो 109 पे है, 110 पे है और सारी इसमें दिखाई गई हैं। और ये जो स्मॉल पीक्स हैं वो किसकी वजह से होती हैं, कार्बन्स की वजह से। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू OH ग्रुप जिसका लॉस हो जाता है, OH ग्रुप लॉस्ट हो जाता है, उसकी वजह से हमें जो पीक मिलती है वो 91 पे मिलती है। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें नोट करें और डायग्राम बनाएं। इसी के साथ हमने असाइनमेंट CHE 10 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं।
इसके अलावा कौन सी आपको असाइनमेंट पहले चाहिए वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको वीडियो हेल्पफुल है, अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम नेक्स्ट वीडियो भी विदाउट एनी डिले बनाते रहेंगे। और ये जो वीडियो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए वो पेड है, और आप अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते रहिए चैनल कॉर क्लासेस। थैंक यू।